उनकी जो शख्सियत है वो पहचान की मोहताज नहीं है। मेरे साथ जो बैठे हैं, उनका नाम है प्रदीप जैन आदित्य। प्रदीप का मतलब दीपक, बीच में जैन, आदित्य यानी सूरज। इतना प्यारा नाम। और मैंने कभी ऐसी व्याख्या अपने बारे में नहीं सुनी। मैं अपने आप को एक आम आदमी मानता हूँ। 14 हार गए, 17 का मेयर लड़े वो भी हार गए, 19 में टिकट कट गया, मांगा नहीं। नहीं, 19 को हमने टिकट नहीं मांगा। और क्यों? डर था, हार का डर पहले लग गया था। नहीं, हमें लगा कि पहले हमें संगठन मजबूत करना चाहिए। कहाँ मत। जब 2017 के चुनाव हुए थे, नारा था 27 साल यूपी बेहाल, बाद में अब चल रहा है 32 साल यूपी बेहाल। क्या आने वाले समय में 37 साल यूपी बेहाल होगा या फिर कुछ मामला बनेगा, नहीं बनेगा यूपी में? नहीं, अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, आपकी नज़र पे चश्मा योगी बाबा का चढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे आपकी स्टाइल। आपको तो किसी फिल्म लाइन में जाना चाहिए। बहुत आपके जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं हूं मां, स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज में। हमारी यात्रा निकल रही है जिसका नाम है हाले यूपी। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे भाग में जिसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बारे में काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। और उसी दौरान जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक मुझे शख्सियत के बारे में मालूम पड़ा। उनकी जो शख्सियत है वो पहचान की मोहताज नहीं है। मेरे साथ जो बैठे हैं, उनका नाम है प्रदीप जैन आदित्य। प्रदीप का मतलब दीपक, बीच में जैन, आदित्य यानी सूरज। इतना प्यारा नाम। बहुत अच्छे ढंग से आपने व्याख्या की। और मैंने कभी ऐसी व्याख्या अपने बारे में नहीं सुनी। मैं अपने आप को एक आम आदमी मानता हूँ। और प्रयास करता हूँ कि अगर मैं रोशनी की एक किरण भी अंतिम व्यक्ति के लिए पहुँचा सकूँ तो मेरा जीवन धन्य होगा। और उसी लाइन पर हम चलने का प्रयास करते कि जो अंतिम व्यक्ति का हक और अधिकार है, जो उसको मिलना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा, उसके लिए हमारी पूरी जंग रहती है। बहुत बढ़िया बात ने आपने बोली, आप जंग करते हैं। मैं आपसे आपके करियर पे थोड़ा बात करूंगा। आपका जब परिचय दिया जाता है, आपके बारे में बात करी जाती है, कहा जाता है राहुल जी के बहुत करीबी हैं। 2009 से पहले के समय में बाद में आऊंगा। 2009 में आप चुनाव लड़े, पहली बार में मंत्री भी बन गए। और मंत्री आपके साथ और लोग भी बने थे, सिंधिया जी बने, पायलट जी बने। नाराज चल रहे हैं, कोई कहता है भाजपा में जा रहे हैं, आप नाराज तो नहीं है गई, और जा तो कहीं जा तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, राहुल जी हमारे नेता हैं। और ये उनकी खासियत है कि वो अंतिम व्यक्ति पे भी नज़र रखते हैं जो देश हित में काम करता है और जिसके अंदर देश की खुशबू हो। और उन्होंने वो खुशबू हमारी पहचानी, इस बुंदेली माटी को एक सम्मान दिया। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब मुझे मंत्री बनाया था तो बुंदेलखंड के हर एक आम आदमी को लगा कि वो भारत सरकार में मंत्री है। जैसे आज पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भाई बने हैं, तो हमारे हर दलित भाई को ये लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं। एक ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के घर के ऊपर एक समय में छत भी नहीं थी, आज एक सूबे का मुख्यमंत्री बना। और ऐसे में मेरे परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की। और न हमारी जाति का वोट था, न हमारे पास बहुत बड़ा धन बल था, और न बहुत बड़ा बाहुबल था। संयोग था। हाँ, एक लोगों का प्रेम बल था जिसको राहुल जी ने पहचाना। और मुझे भारत सरकार में एक जिम्मेदारी दी। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो दृष्टि है, दृष्टि हर उस व्यक्ति पे रहती है जो देश के लिए काम करना चाहता है। आपने काफी ज्यादा अपने बारे में व्याख्या करी, बताया। आप 2009 लड़े, जीत गए 14, 9 जीते 14 हार गए। 2009 में आपको 2,52,000 के आसपास वोट मिला था। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये किया वो किया, इतना बड़ा ग्राफ गिर के 4% पे आ गए। 14 में मात्र 84,000 वोट आया। क्यों इतना दूर हो गए जनता से? क्या है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस के प्रति एक लहर बना दी गई थी राहुल जी कि जीत गए थे, कांग्रेस सिंधिया जी भी जीत गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उतना संगठनात्मक ढांचा नहीं था। और लोगों को लगा कि इस बार इन्हें हराना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। 3 बार हमें चुनाव जिताया। जब हम 2004 में बाई इलेक्शन जीते, 7 में मुख्य चुनाव जीते, तो उस समय हमें 52% मत मिले थे। क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता उस समय जिस भी बहकावे में आई, और जात पात और अनेक ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे कहीं ना कहीं हम लोगों को मुद्दों ने प्रभावित किया, और जिसके कारण
इतने कम वोट मिले। और उन समय हमने देखा कि जितने लोग भारत सरकार में हमारे साथ मंत्री थे, अधिकांश हम बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी की कहें, हम चाहें सलमान खुर्शीद जी की कहें, सबने अपने अपने क्षेत्रों में जबरदस्त काम किया, लेकिन मत नहीं मिले। तो मत अनेक बार ऐसा होता है कि काम के मूल्यांकन पर मत नहीं मिल पाते और बंटवारा और दूसरे कारणों से मत चले जाते हैं। 14 हार गए, 17 का मेयर लड़े वो भी हार गए, 19 में टिकट कट गया, मांगा नहीं। नहीं, 19 को हमने टिकट नहीं मांगा। और क्यों? डर हार का डर पहले लग गया था? नहीं, हमें लगा कि पहले हमें संगठन मजबूत करना चाहिए। कहाँ मजबूत है? जब संगठन हमारा मजबूत होगा और एक व्यक्ति को लगातार केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं राजनीति में रहना चाहिए, संगठन का भी काम करना चाहिए। जब हम 3 चुनाव जीते तो हमने कहा कि अब हमें संगठन का काम करना है, और यही कारण है 19 में हमने चुनाव नहीं लड़ा। उसके पहले 17 में विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ा, और इस बार भी हम चाहते हैं कि हम संगठन का काम करें और बुंदेलखंड के लोगों को कांग्रेस से जोड़ें। मैं पहली बार कोई ऐसा बड़ा आदमी या बड़ी शख्सियत देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के जो कह रहा है मैं संगठन में काम करूंगा। बल्कि कांग्रेस सब नेता होते हैं, चुनाव लड़ना है, बाद में बेटा लड़ता है, ये होता है। आप मुझे पहले बार ऐसा कोई मिला जो बोल रहा है कि मैं संगठन के लिए काम करूंगा। बुंदेलखंड का आपने जिक्र किया, आपको बुंदेलखंड से मंत्री बनाया गया, एकमात्र आप मंत्री यहाँ से बन के गए। उसके बाद भी यहाँ की हालत ज्यों की त्यों रही। बाद में वादे हुए, उमा भारती जी आई, वो भी आपके खिलाफ खूब बोलती थी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो क्या कमी रह गई और क्या आगे उसकी पूर्ति के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? देखो, उमा दीदी का तो सभी लोग देख रहा है, जो उन्होंने कह दिया कि पूरे ब्यूरोक्रेट्स चप्पल उठाने का काम। वो क्या बोलती हैं? मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, वो कह रही कि शराब बंद होना चाहिए। वो बंद करने की स्थिति में उन्होंने कभी हमारे नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि यहाँ विकास नहीं विनाश की लीला है। तो उनके बोलने का बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बुंदेलखंड के अंदर जितनी योजनाएं हम लेके आए कांग्रेस के नेतृत्व में, वो स्वर्ण अक्षरों में आज भी जनता ने अंकित की है। और इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को है, श्रीमती सोनिया गांधी को है और राहुल गांधी को है। और चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, हमारी संघीय व्यवस्था है। एक दिल्ली में सरकार होती है, एक प्रदेश में सरकार होती है। जो जमीन होती है, उस जमीन पर प्रदेश सरकार अपना हक जताती है। हम चाहते थे कि झांसी में सूती मिल चालू हो, हमने प्रस्ताव दिया, लेकिन राज्य सरकार ने मना कर दिया। हमने फैक्ट्री की बात की, हमने उद्योगों की बात की, लेकिन उन्होंने कहा हमें ये स्थापित नहीं कराना है। चूंकि जो पैकेज था, वो पैकेज मंडी, अगर मंडी बनी तो मंडी में स्टाफ राज्य सरकार को नियुक्त करना पड़ता, उन्होंने नहीं किया। अगर तालाब बने तो उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार को करना, उन्होंने बंदरवांट किया। अगर कुएं बनना थे तो उन्होंने पुराने कुएं को नया दिखा दिया, यहाँ तक कि हम लोग भी धरने पे बैठे। लेकिन राज्य की अपनी एक ताकत है, राज्य की एक अपनी नीयत है। राज्य की ना नीयत ठीक थी, ना ताकत जनता के लिए थी। इसलिए चाहे बीएसपी की सरकार आई हो, या समाजवादी पार्टी की सरकार आई हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, तीनों ही सरकारों ने जो बुंदेलखंड पैकेज का पैसा मिला उसका सदुपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि योजना आयोग के मोंटेक सिंह अहलूवालिया अपनी आंखों से ये देख के गए, लेकिन चूंकि राज्य में द्वेष पूर्वक भावना कभी कांग्रेस की नहीं रही, धनराशि नहीं रोक सकते थे, इस कारण से आज भी वो मंडियां 100 पीस बनी हैं। वहां पर ढोर बंधे हुए हैं, शाम के वहां शराब पी जाती है, वहां जुए खेले जाते हैं, और कई दबंगों ने अपने अपने गोदाम बना लिए। लेकिन तीनों सरकारें आई, तीनों सरकारों ने उन मंडियों में नियुक्ति नहीं की, जबकि मंडियों का निर्माण राज्य सरकार की संतुति पे किया गया था कि अगर गांव के व्यक्ति की खरीद गांव के अंदर हो तो वो खरीद से एक नया इतिहास सृजित होगा। लेकिन शर्म आती है आज योगी बाबा की सरकार पे कि आज भी उन मंडियों में नियुक्ति नहीं हुई। जो एक एक बड़ी मंडी बनी थी, जो 120 करोड़ 115 करोड़ की, उन मंडियों में तो
कुछ व्यापारी कहीं कहीं पहुंच गए, लेकिन पूरी जो मंडियां थी वो आज कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ और खाली पड़ी हैं। कुल मिला के आपने पूरा योगी बाबा पे, अखिलेश जी पे, बहन जी पे दोष डाल दिया, कांग्रेस पक्ष साफ है। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, कांग्रेस का आप यहाँ पर पक्ष ले रहे हैं। अभी आपने अपने काम को गिनाया, आपने राहुल जी का धन्यवाद दिया, सोनिया जी का किया और मनमोहन जी का। आप राज्य मंत्री थे, आपके केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी थे, उनका नाम क्यों नहीं लिया? हमारे 4 केंद्रीय मंत्री रहे, पहले सीपी जोशी भी रहे, विलासराव देशमुख भी रहे और फिर जयराम रमेश भी रहे, और वो सब हमारे कैबिनेट मंत्री थे। चूंकि वो मंत्रालय की योजना नहीं थी, मंत्रालय से तो हम लोगों ने 5,000 सहारिया जाति के लोगों को मकान दिलवाने का काम किया। और जयराम रमेश जी बहुत अच्छे चिंतक हैं, बहुत अच्छे IIT ग्रेजुएट है। बहुत अच्छे। तो उनका भी, लेकिन जो हमारे नेता हैं जी। वो नेता राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी हैं। तो चूंकि उनके नेतृत्व में ही बुंदेलखंड की सरजमी पर योजनाएं आई, आज यही कारण है कि आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी की सरजमी पर है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, जबकि हम लोगों ने शिलान्यास किया था। अगर इनके अंदर जरा भी नैतिकता होती तो इन्हें सबसे पहला शब्द डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को धन्यवाद देने का होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में एक छदाम और एक प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सर। लेकिन नहीं स्वीकारा उन्होंने। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, गुलाम नबी आजाद झांसी आए थे लेकिन नहीं बोला। कोच फैक्ट्री बनी, नहीं बोला। झांसी के अंदर कानपुर तक इलेक्ट्रिफिकेशन दुगना हुआ, इसकी बात कभी नहीं की गई। दोहरीकरण हुआ, इसकी बात नहीं की गई। आज जगह जगह चिलिंग प्लांट बने, उसकी बात नहीं की गई। 7 केंद्रीय विद्यालय बने, उसकी बात नहीं की गई। यहाँ तक के मैं कहना चाहता हूँ, जो आज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन था, भारत सरकार के आनंद शर्मा जी जब मंत्री थे, जिसमें आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा, ये उस समय की देन है। हाँ, SEZ उस समय स्वीकृत हुआ था। बुरा इस बात का लगता है कि सैनिक स्कूल हो या मंडियां हो या कोई भी योजना हो, कम से कम एक धन्यवाद तो मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने तो एक भी छदाम, एक भी विकास की ईंट बुंदेलखंड में नहीं लगाई। तब भी सीटें जीत जाते हैं, तब भी जीत जाते वो हैं। जातिगत आधार पर सीटें जीतना एक अलग चीज है। सरकारें तो बहुत सारे लोगों आपने की मान आती लिया कि हैं। भाजपा जो चुनाव जीतती है वो जाति वगैरह पे जीतती है। खैर, आप इसको बहुत विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। 2017 के चुनाव हुए थे, नारा था 27 साल यूपी बेहाल, बाद में अब चल रहा है 32 साल यूपी बेहाल। क्या आने वाले समय में 37 साल यूपी बेहाल होगा या फिर कुछ मामला बनेगा, नहीं बनेगा यूपी में? नहीं, अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, आपकी नजर पे चश्मा योगी बाबा का चढ़ा है। हम जहाँ देखते हैं, हम लोग देखते हैं जिस समय संतावना दे रहे खुद को आप। नहीं, हम लोग झूठी संतावना में विश्वास नहीं रखते। राहुल जी ये नहीं, हारना जीतना लगा रहता है। हमारे देश के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। हमारे जितने भी मंत्री आज केंद्र सरकार में हैं, अगर हम देखें तो वो भी अनेक बार हार चुके। हारना जीतना, जैसे एक खिलाड़ी सेंचुरी भी बनाता है और क्लीन बोल्ड भी होता है, क्योंकि ये खेल है, तो हारना जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपकी नीयत और नीति कैसी है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति, पूरी की पूरी भारत सरकार बंगाल के अंदर पहुंच गई। खेला होवे की बात करते हुए ढकेला होवे पे लग गई। लेकिन आप भी तो ढकेल दिए गए वहां से। कांग्रेस का क्या है, कुछ नहीं आया। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति वहां रुझान नहीं था, लेकिन इनको पटकना था जनता को, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। आज उत्तर प्रदेश में भी किसान, जगह जगह रैली हो रही है। दिल्ली के अंदर आप देखें तो इतने समय से हमारे किसान भाई बैठे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कभी उनसे बात करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? आप रात के अचानक 8 बजे आके नोटबंदी कर देते, आप GST लगा देते, आप स्मार्ट सिटी की बात कर देते, बुलेट ट्रेन की। आप किसानों के कानून निरस्त होने की बात तो करो। आपने एक बार नहीं बताया, आपकी बात 37 साल यूपी बेहाल। मोदी जी बहुत खराब है, ठीक है, मान ली आपकी बात। 37 साल यूपी बेहाल होगा या सरकार बनेगी, ये बताइए। नहीं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ तेजी से उभर रही है और हम बहुत अच्छी स्थिति में उभर के आएंगे। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि आज प्रदेश की जनता योगी बाबा से तंग आ गई है। कल आपने देखा होगा कि जिनकी हम पूजा करते थे,
जिन्हें हम मानते थे कि जो भगवत्ता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए, उनकी हत्या हो गई या उनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, उस पर भी इनके पास कोई निदान नहीं है। आज पालघर की बात होती थी तो पूरी बीजेपी चढ़ जाती थी कि पालघर में साधु, और ये इतने बड़े साधु, देवता तुल्य साधु, और जिस तरह से वो लिखना नहीं जानते थे, उनके अन्य लोग कह रहे हैं, और उनका 4 पन्ने का लेटर मिला, और उस पर भी योगी जी में अगर जरा भी नैतिकता है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार से रिकमेंड करते हुए सीबीआई जांच के लिए भेजें, या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की आस्था का सवाल है। ये अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, तो इतनी बड़ी घटना को उस पर कोई डिबेट नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 1900 जो आपका कहना है कि 2032 यूपी बिहार नहीं होगा, बल्कि 32 नहीं 22 तभी 10 साल, मतलब अभी मान लिया 27 भी हार रहे हैं। बिल्कुल नहीं हार रहे। चलिए, आप बड़ा विस्तार पूर्वक बता गए, और अधिकतर ये हो रहा था कि योगी की मुखालिफत आप कर रहे थे। चुनाव लड़ेंगे इस बार, ये बताइए। नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अभी हमने कार्यकर्ता संगठन, तो हर कोई है, चुनाव हर कोई लड़ता है, आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये बताइए। पार्टी नेतृत्व से कहा है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हम अपने जिनको हाईकमान तय करेगा उनके लिए कार्य करेंगे। जो क्षेत्र है आपका, यहाँ जो दुर्ग का किला बना हुआ है, यहाँ पर आई थी कटोच जी, आई थी 2014 के आसपास, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। झलकारी जी का हम सब नाम सुनते हैं, और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है, ये हम सब के लिए स्मरणीय है। आपने उनके लिए एक संग्रहालय की स्वीकृति कराई थी, आज वो काम लंबित पड़ा है, वो काम नहीं हो रहा है। आपकी उसके ऊपर क्या योजना है? हम समझते हैं कि सरकार को कांग्रेस से नफरत है, और कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए, चूंकि अभी ये पिछली चीजें जो बनी हैं उनको बेचने में व्यस्त हैं। सर, ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या करेंगे? आप बहुत देर से उनको गलत बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने, उनकी मनसा ही नहीं है, बेशर्म लोग हैं। एक दीनदयाल सभागार के रिपेयरिंग के लिए 12 करोड़ रुपए, 11 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, जहां केवल 500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। पूरी दुनिया के अंदर 500 लोगों के ऑडिटोरियम के रिपेयरिंग में 11 करोड़ रुपए खर्च करना, ये सरकार में संभव है। लेकिन वीरांगना झलकारी बाई, जिन्होंने अपने शरीर का एक एक कतरा कतरा, रक्त की एक एक बूंद इस देश के लिए समर्पित की थी, उनके नाम पर स्वीकृत म्यूजियम ये नहीं बना सकते, क्योंकि ये कांग्रेस की कटोच जी ने स्वीकृत किया था। अरे, आप स्वीकृति की बात करते हैं तो आप इतनी चीजें बेच रहे हैं, सारी चीजें बेच रहे हैं, तो इसको बनवा दीजिए। आपको कोरी समाज से क्या नफरत है? आपको झलकारी बाई से क्या नफरत है कि आप झलकारी बाई के नाम पर जो पंचमहल के अंदर, किले के अंदर स्वीकृत भारत सरकार द्वारा संग्रहालय था, झलकारी बाई म्यूजियम था, उसको क्यों नहीं बनवा रहे? इसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहिए। आप कोरी समाज के 1-2 व्यक्तियों को आप आगे बढ़ाकर ये नहीं कह सकते कि हम समाज, आप उन विभूतियों को जिनके नाम से कोरी समाज जाना जाती है, उनके लिए आप कार्य करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बनती है। अब मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलूंगा और फिर मैं इंटरव्यू समाप्त कर दूंगा। रैपिड फायर राउंड का सीन ही रहेगा, मैं आपसे एक शब्द बोलूंगा, आपको उसका उत्तर भी सिर्फ एक शब्द में देना है, ठीक? जैसे मान ली राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, या उनके व्यक्तित्व से मिलता, जैसे आप दीपक जलता हुआ, प्रज्वलित होता हुआ एक प्रकाश, तो मैं आपसे एक शब्द प्रयोग करूंगा, आपको उत्तर भी वैसे ही देना है, ठीक? प्रियंका गांधी जी, एक शब्द में। दीदी। दीदी। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी युवा की आशा। युवा की आशा। नरेंद्र मोदी जी। जुमलेबाज। अमित शाह जी। अमित शाह जी ठग। योगी आदित्यनाथ जी। बाबा। बाबा, क्या बात है। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी भ्रमित नेता। मुलायम सिंह यादव जी। बुजुर्ग है। बहन कुमारी मायावती। आउट ऑफ डेट। तो ये मैं था मास जो इंटरव्यू ले रहा था इस टाइम प्रदीप जैन जी का, एक ऐसी प्रकाश जो पूरे बुंदेलखंड को रोशन करने का काम कर रहे हैं। थोड़ी लंबी बातचीत हुई, ज्यादातर मंत्री जी योगी जी के ऊपर बहुत हमलावर थे, कह रहे हैं भाई साहब इस बार 37 साल या 32 साल यूपी बेहाल नहीं होगा, हमारी सरकार बनेगी। खैर, दावों में कितनी असलियत है वो हमको समय बताएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था, आपने मुझको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आपकी स्टाइल, आपको तो किसी फिल्म लाइन में जाना चाहिए। बहुत आपके जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।